और आज बात अखिलेश यादव के मिशन बुंदेला की, क्योंकि बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर साइकिल को रफ्तार देने के लिए अखिलेश यादव 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर है। जहां पहले दिन अखिलेश यादव ने बांदा से महोबा तक रोड शो निकालकर जमकर विरोधियों पर हमला बोला है और यूपी के सियासी पारे को गर्म कर दिया। बुंदेलखंड की जनता यही कह रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया होगा। आल्हाऊ दल की धरती से अखिलेश की हुंकार, बुंदेलखंड से बुलंद ललकार। आवाज दिल्ली तक जा रही है, लखनऊ तक जा रही है कि बुंदेलखंड यही पुकारता, नहीं चाहिए भाजपा। बांदा से महोबा तक साइकिल का तूफानी ट्रेलर। जिंदाबाद जिंदाबाद आजादी पार्टी जिंदाबाद। क्या बदलेगी प्यासे बुंदेलखंड की तस्वीर? और हमारे बुंदेलखंड के लोग अभी भी प्यासे हैं। 32 लाख गरीब आपके बुंदेलखंड में हैं। 19 सीटों की जंग, अखिलेश ने भरा रंग, बुलडोजर पर तीखा तंज। इतना वोट का बुलडोजर चलेगा, इतना वोट का बुलडोजर चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पता नहीं लगेगा। भाजपा के गढ़ में साइकिल की किलेबंदी अखिलेश की सबसे बड़ी चुनौती। ये झूठ के फूल में खुशबू नहीं आती, इसलिए साइकिल की रफ्तार बढ़ाना है। कौन जीतेगा 22 की बाजी? क्या अखिलेश पर होगी बुंदेलखंड की जनता राजी? यूपी की लड़ाई योगी वर्सेस योग्य पर आई। ये आपको योगी सरकार चाहिए या योगी सरकार चाहिए? यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव की नजर बुंदेलखंड की उन 19 सीटों पर है जहां सपा के हाथ खाली रहे हैं, लेकिन अखिलेश इस बार बुंदेलखंड की हवा बदलना चाहते हैं और इसके लिए अखिलेश अटैकिंग मोड में बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन अखिलेश यादव भाजपा पर जमकर बरसे और बुलडोजर से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा पर जमकर हमला। ये 2022 की जंग में अखिलेश यादव की हुंकार है। ये आल्हाऊ दल की धरती से अखिलेश की बुलंद ललकार है, क्योंकि पूर्वांचल को नापने के बाद अखिलेश यादव की नजर बुंदेलखंड की बंजर सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने की है, उस किले पर कब्जा करने की है जहां सपा की साइकिल हमेशा पंचर ही रही। लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि इस बार हवा बदल रही है, क्योंकि 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने जब बांदा से अपनी यात्रा शुरू की तो सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। अखिलेश का कारवां जहां जहां से गुजरा सैलाब नजर आया, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने डबल इंजन की सरकार को फेल बताते हुए इसे भविष्य का चुनाव बताया और भाजपा पर हमलों की छड़ी लगा दी। ये आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? इन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार का बुंदेलखंड आते आते इंजन फेल हो गया है, कोई इंतजाम नहीं कर पाई सरकार। ये बुलडोजर वाली सरकार, ये बुलडोजर वाले लोग, ये याद रखें, बुलडोजर सड़क पे चला करता है, लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता। और लोगों के पास इस बार अधिकार है वोट का। इतना वोट का बुलडोजर चलेगा, इतना वोट का बुलडोजर चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पता नहीं लगेगा। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने टीईटी के पेपर लीक में बेरोजगारी का ऐसा फॉर्मूला लगाया कि कोरोना काल में मजदूरों की अनदेखी से लेकर विज्ञापन में झूठे विकास की तस्वीर पर जमकर प्रहार किया। ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है, ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है।
ये लीक करने वाली सरकार है और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। जिस समय लॉकडाउन हुआ था, जिस समय कोरोना की महामारी में घरों में कैद कर दिया था, हमारे आपके बीच के भाई जो दूसरी जगह नौकरी कर रहे थे, रोजगार कर रहे थे, कितना मजबूरी में लौट करके आए। जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय सरकार ने मदद नहीं की, हमारे मजदूर भाइयों को अनाज छोड़ दिया। इनका विकास तस्वीरों में पकड़ा गया, इनके विज्ञापनों में पकड़ा गया। अभी कुछ दिन पहले याद होगा, एक विज्ञापन निकाला तो कलकत्ता का जो फ्लाईओवर है वो विज्ञापन में ले आए कि वो भाजपाइयों ने बनाया है। ये विज्ञापन में भी झूठ दिखाते हैं, विज्ञापन में भी। अखिलेश यादव पहली बार 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पहले दिन बांदा से लेकर महोबा को नापा। अब अगला मिशन ललितपुर है। इसके बाद आखिरी दिन अखिलेश की नजर झांसी के किले पर होगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या 3 दिन के मिशन बुंदेलखंड से पूरे यूपी में अखिलेश की आवाज बुलंद होगी, क्योंकि ये वो किला है जो कभी पूरी तरह से सपा के हाथ में नहीं आया। बांदा से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अखिलेश के लिए बुंदेलखंड जीरो से हीरो वाला प्लान इसलिए भी है क्योंकि 2017 में यहां भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया था और अखिलेश यादव का यहां खाता तक नहीं खुला था। लेकिन इस बार अखिलेश यहां की तस्वीर बदलना चाहते हैं। सवाल बड़ा है कि जिस बुंदेलखंड में अखिलेश 2012 में भी दहाई तक नहीं पहुंच पाए थे, वहां इस बार अखिलेश कोई बड़ा खेल कर पाएंगे। जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। 2017 में जिस बुंदेलखंड को जीतकर भाजपा ने लखनऊ में परचम लहराया था, जिस बुंदेलखंड को अखिलेश मायावती को साथ लेकर भी 2019 में नहीं भेज पाए, अब उसी बुंदेलखंड को फतेह करने की चुनौती अकेले अखिलेश यादव के कंधों पर है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश इस चुनौती को पार कर पाएंगे, क्योंकि 19 सीटों वाला ये वो किला है जहां भाजपा ने 2017 में 19 की 19 सीट अपने पाले में कर ली थी। ये वो किला है जहां जातिगत समीकरण ध्वस्त हो गए थे। पिछड़े, दलित सब विकास के मुद्दे पर भाजपा के पाले में झुक गए थे। ऐसे में अखिलेश क्या इस बार बुंदेलखंड की बाजी को बदल पाएंगे, क्योंकि बुंदेलखंड पर भाजपा की भी पूरी नजर है। पिछले महीने ही पीएम मोदी ने महोबा और झांसी को बड़ी सौगात देकर साफ कर दिया कि जो भरोसा पिछले चुनावों में जनता ने उन पर जताया था वो गलत नहीं था। वही सवाल बुंदेलखंड के गणित का भी है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव का इतिहास अलग ही कहानी कहता है। यहाँ भाजपा का उच्चतम स्कोर जहाँ 19 है तो वहीं बसपा का 11, लेकिन सपा कभी दहाई का आंकड़ा यहाँ छू ही नहीं पाई, क्योंकि 2012 में जब सरकार बनी तब भी सपा के सिर्फ 6 विधायक इन 19 सीटों में से जीत पाए थे, जो बताता है कि प्यासे बुंदेलखंड के साथ अखिलेश की प्यास भी बहुत लंबी है। हमारे बुंदेलखंड के लोग अभी भी प्यासे हैं, अभी भी खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाए। इसलिए हम कह के जा रहे हैं बुंदेलखंड के भाइयों बहनों से, जब ये नीति आयोग कह रहा है कि 32 लाख लोग गरीब हैं, तो चाहे हमें सरकारी बजट से ज्यादा मदद करनी पड़े, चाहे हमें समाजवादी पेंशन से अच्छी कोई योजना चलानी पड़े, अपनी माताओं बहनों को, उन परिवारों को सम्मान देने के लिए पहले 500 रुपए देते थे, इस बार अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो उन परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बुंदेलखंड का इलाका भले ही सूखे की किल्लत से जूझता रहा हो, पर राजनीति की फसल के लिए यहाँ की जमीन हमेशा से बहुत उर्वरक रही है, क्योंकि बुंदेलखंड में कभी सूखा राजनीति का मुद्दा बन जाता है तो कभी पीने का पानी, कभी वाटर ट्रेन तो कभी घास की रोटियां। इसके अलावा पलायन, अवैध खनन और अलग राज्य बनाने का भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अखिलेश इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली बुंदेलखंड यात्रा नहीं है।
अखिलेश जब अपने रथ को लेकर कानपुर से निकले थे तो बुंदेलखंड के हमीरपुर और जालौन भी पहुंचे थे, जो बताता है कि अखिलेश बुंदेलखंड में अब पिछड़ना नहीं चाहते और इसके लिए अखिलेश ने स्थानीय लोगों की एक बड़ी टीम भी तैयार कर ली है। कांग्रेस छोड़कर आए गया दिन अनुरागी विनोद चतुर्वेदी, बाबूलाल तिवारी सपा के साथ आ गया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इस बार अखिलेश कुछ बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि सीटों के लिहाज से भले ही ये इलाका छोटा हो लेकिन यूपी की दशा और दिशा तय करने में काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात केशव करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया है कि अयोध्या और काशी के बाद अगला मिशन मथुरा है। और अब इसको लेकर सवाल बड़ा है कि क्या 22 की जंग में केशव करेंगे भाजपा का बेड़ा पार। हिंदुत्व के एजेंडे पर सवार भाजपा की खुली ललकार। अयोध्या में निर्माण जारी, अब मथुरा की बारी। क्या इस बार चुनाव में जय श्री राम के साथ जय श्री कृष्ण के नारे भी गूंजेंगे, क्योंकि राम लहर पर सवार होकर राजनीति के सबसे सुनहरे दौर में खड़ी भाजपा ने अब अपना अगला एजेंडा साफ कर दिया है। भाजपा की नजर अब मथुरा पर है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या और काशी में निर्माण जारी, अब मथुरा की बारी वाला एक ट्वीट किया है, जिससे सवाल खड़ा हो गया कि क्या 22 में दोबारा कमल खिलाने के लिए मथुरा को मुख्य एजेंडा बनाया जाएगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने सिर्फ ट्वीट नहीं किया, साथ में जय श्री राम, जय शिव शंभू और जय श्री राधे कृष्ण जैसे हैशटैग भी लगाए। तो क्या भाजपा का अगला मिशन मथुरा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद यूपी का सियासी पारा गर्म हो गया है। हमने पहले ही कहा था, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगेगा तो जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो जाति धर्म की राजनीति शुरू कर देगी। अब वही उन्होंने शुरू किया है, जाति धर्म की राजनीति को जोड़ देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि किस तरह की महंगाई है, किस तरह की बेरोजगारी है, किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, किसानों किस तरह से यहाँ पे रौंदा गया है और किस तरह से कोविड काल में यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में 22 साइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण का सभी लोगों ने स्वागत किया, लेकिन चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी हार की डर की बौखलाहट में कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि कुछ भी कहते जा रहे हैं। मौर्य जी, मानसिक संतुलन बना के रखिए और लोगों को बताइए कि 70 लाख रोजगार कहाँ है। लोगों को बताइए कि आपके राज्य में महिलाएं क्यों अपमानित हो रही हैं। लोगों को बताइए कि पिछड़ों को उनके हक और हुकूक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। आप बताइए, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की, क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए। गौरतलब है कि मथुरा को लेकर पहले से माहौल गर्म है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट करना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि हाल ही में सीएम योगी ने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और क्रीड़ा स्थलीय वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया था और नगर निगम के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करते हुए वहां मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस फैसले का साधु संतों ने दिल खोलकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने 500 संत महंतों के साथ भोजन कर एक बड़ा संदेश दिया था। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा स्टेप बाय स्टेप मथुरा को चुनावी मुद्दा बना रही है, और क्या राम मंदिर बनने के बाद मथुरा में मंदिर निर्माण भाजपा का अगला मिशन होगा? ये वो सवाल है जिन्हें सीएम योगी के ऐलान और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने बल दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। भाजपा के एजेंडे में राम और श्याम दोनों हैं, क्योंकि जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा से माहौल बना रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी राम की नगरी मथुरा से बड़ा सियासी संदेश दे रहे हैं। और अब सवाल बड़ा है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर सवार भाजपा फिर एक बार यूपी फतह कर पाएगी।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है और यूपी की चुनावी जंग में राम मंदिर सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला है, क्योंकि भले ही राम मंदिर का निर्माण जारी हो, लेकिन ये वो सपना है जिसे राम भक्तों ने दशकों से देखा है। और अब राम भक्तों की नब्ज टटोलते हुए सीएम योगी ने अयोध्या को सूर्य वंश की राजधानी बताते हुए पुरानी सरकारों पर जमकर हमला बोला है। श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ में सीएम योगी ने अयोध्या के साथ साथ पूरे सनातनी धर्म की जमकर तारीफ की। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, ये आस्था की नगरी है जो कई दशकों से यूपी की राजनीति की दिशा तय करती आई है। और अब जब मंदिर निर्माण हो रहा है तब भी अयोध्या का जिक्र जमकर हो रहा है। दरअसल भाजपा की कोशिश राम मंदिर निर्माण के श्रेय से दूसरी बार यूपी फतेह करने की, लेकिन क्या इस बार भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात जिसने पेपर छापा उसी ने डाका डाला, क्योंकि यूपी टेट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि पेपर लीक उसी कंपनी ने किया था जिसे पेपर छापने का ठेका दिया था। और उससे भी बड़ा खुलासा ये है कि ये पेपर परीक्षा वाले दिन लीक नहीं हुआ, बल्कि 1 महीने पहले ही लीक हो गया था। यूपी टीईटी पेपर लीक में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। 1 महीने पहले ही लीक हो गया था पेपर। जिसे मिला था पेपर छापने का ठेका, उसी ने कर दिया पेपर लीक। यूपी टेट पेपर लीक कांड में जैसे जैसे एसटीएफ का शिकंजा कसता जा रहा है, इस केस की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। और अब जो खुलासा हुआ है वो ये कि पेपर लीक परीक्षा वाले दिन नहीं, बल्कि 1 महीने पहले ही हो चुका था लीक। ये चौंकाने वाला खुलासा एसटीएफ ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय और पेपर छापने वाली कंपनी आरएसएम फिनसर्व के डायरेक्टर राय अनूप प्रताप को गिरफ्तार करने के बाद किया है। मतलब टीईटी का पेपर ट्रेजरी से नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इन्होंने एक ऐसे फर्म को कॉन्फिडेंशियल पेपर्स छापने का ठेका दे दिया जिसके पास कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग प्रेस या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और इस कारण से पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर्स की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और इस पेपर ये सीक्रेट नहीं रहा। आपको बता दें कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने 26 अक्टूबर को आरएसएम फिनसर्व कंपनी के डायरेक्टर राय अनूप प्रताप को पेपर छापने का ऑर्डर दिया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरएसएम फिनसर्व कंपनी पेपर छापने के किसी भी मानक को पूरा नहीं कर रही थी। बावजूद इसके संजय उपाध्याय ने कंपनी को काम दे दिया। ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है। ये लीक करने वाली सरकार है और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। आपको बता दें कि पेपर लीक कांड में अब तक 33 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें प्रयागराज से सबसे ज्यादा 18 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि लखनऊ और शामली से 4-4, अयोध्या से 3, कौशाम्बी, बागपत और नोएडा से 1-1 आरोपी को पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में 9 सॉल्वर के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी एसटीएफ तलाश कर रही है। इसके अलावा सॉल्वर उपलब्ध कराने वाले भी एसटीएफ के रडार पर हैं। इसके साथ ही पेपर लीक के बाद शिक्षा विभाग में कई तबादले किए गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो पेपर लीक इस बार हुआ, क्या वो अगली बार नहीं होगा? क्योंकि यूपी में पेपर लीक से तारीखें भरी पड़ी हैं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात किसान आंदोलन की। कृषि कानून की वापसी वाले बिल को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। मतलब तीनों कृषि कानून पूरी तरह से रद्द हो चुके हैं, लेकिन सबकी नजर 4 दिसंबर वाली बैठक पर है। किसानों के कुछ संगठन आंदोलन खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जैसे नेता अभी आंदोलन को लंबा खींचने के मूड में हैं। 4 दिसंबर को आंदोलन का आखिरी दिन। 4 तारीख को डिसाइड करेंगे कौन से
5 लोग जाने। संयुक्त किसान मोर्चा कितना संयुक्त? बैठ कर कहाँ दे दिए, किसी का मुकदमा वापसी हुआ नहीं हुआ, कहाँ दे दिए, क्या है, कोई आने का तो पता होगा, कोई वैसे ही हवा भी। कैसे खत्म होगी रात? एमएसपी पर जारी है तकरार। कृषि कानूनों की वापसी के बाद से आंदोलन के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एमएसपी और मुकदमों की वापसी को लेकर आंदोलन लंबा खींचेगा या किसान घर लौट जाएंगे, इसका फैसला अब 4 दिसंबर की बैठक में होगा।